ने कितने परसेंट एनपीए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे, क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन चल रहा है, हम सबको पता है। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स की जहाँ पे प्रॉब्लम आई है। कुछ शेयर मतलब आज केवल हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक और एक एनबीएफसी पूना वाला फिनकोप, जिनका प्राइस 20% करेक्ट हुआ फ्राइडे को। क्यों करेक्ट हुआ इसका रीज़न जानेंगे और किस तरह से एक रेस्पॉन्सिबल लेंडर को पहचाने वो भी हम जानेंगे। अगर हम अच्छे रिजल्ट्स की बात करें बैंकिंग सेक्टर में, तो 4 बैंकिंग कंपनीज़ के मैं मानता हूँ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उनमें से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये 4 बैंक्स हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स थे। असेट क्वालिटी अच्छी थी। थोड़ा सा अपन इधर उधर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इंडसिंड और पूना वाला पे आएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी सिमिलर इशू आया। रिजल्ट्स हालांकि उसके सैटरडे संडे को आए, वीकेंड पे आए, तो वीकेंड पे अब उसका जो रिएक्शन है मार्केट मंडे को देगा। तो ऐसा था। इंडसिंड आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है उसको अगर ट्विटर स्पेस पे देखें या कहीं पे भी देखें तो शेयर को हमेशा लोगों ने ऐसे करके चढ़ा रखा था कि दिस इज़ द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। जहाँ पे भी कभी भी किसी भी शेयर में या किसी में भी अगर नेक्स्ट लग जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसका अगला नंबर उसी का है नीचे जाने में। तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है। अभी हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। थोड़े से मैंने नोट्स बनाए हैं, उनमें से देख के अपन चलते हैं। इंडसइंड बैंक का अगर रेवेन्यू देखें तो इतना अच्छा नहीं था। 2% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% डाउन हुआ और प्रोविजंस जो है 87% इंक्रीज हुए। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोविजंस में। प्रोविज़न इनको इंक्रीज़ करने पड़े। क्यों? क्योंकि इनके कुछ पोर्टफोलियो जो था लोन का, उसमें प्रॉब्लम आई, एनपीए इंक्रीज़ हुए। तो अभी अपन थोड़ी सी इधर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे, समझेंगे। एक कोई भी रेस्पॉन्सिबल लेंडर होता है जहाँ पे अपने को इन्वेस्टेबल है या नहीं है ऐसा देखना हो, तो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में सबसे पहले अपने को 2 चीज़ें देखनी चाहिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद में उस लेंडर को आगे एनालाइज करना चाहिए कि इसमें कितनी ग्रोथ आ जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में ग्रोथ हमेशा सेकेंडरी होती है और एसेट को प्रोटेक्ट करना प्राइमरी होता है। तो सबसे अगर आपको देखना है तो कॉस्ट ऑफ फंड ज़रूर देखिए किसी भी लेंडर की। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में कंपेयर करोगे और एनबीएफसी, आप जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एनबीएफसी काम करती है, हाउसिंग फाइनेंस हो, गोल्ड लोन हो या कोई अदर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हो, अगर वहाँ पे कोई एनबीएफसी काम करती है तो आप एक चीज़ देखिए कि कितनी एनबीएफसी है टोटल। जैसे आपने टॉप 5 एनबीएफसी उठा ली, उनमें से कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जहाँ से वो पैसा उठा रहे हैं तो किसको सबसे कम रेट पे पैसा मिल रहा है। अगर मार्केट से पैसा कम रेट पे उठा रही है वो एनबीएफसी, इसका मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है और वो एक उनका जो असेट बुक है वो अच्छा है, ये माना जाता है। प्लस वो कम रेट पे उठा रहे हैं तो वो अच्छे कस्टमर्स को दे पाएंगे और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अच्छा होगा। तो पहली चीज़ अपने को देखनी चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरी चीज़ अपने को देखनी चाहिए वो है असेट क्वालिटी। उसको हम रेगुलर बेसिस पे अपने को मेजर और मेंटेन करना चाहिए। पहली चीज़, पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। प्लस दूसरा जो है पोर्टफोलियो जो है एक तो डाइवर्सिफाई हो गया, प्लस अच्छी क्वालिटी के कस्टमर्स होने चाहिए ताकि जो एनपीए है वो कम हो। एनपीए जो आप असेट क्वालिटी आप देखोगे तो आपको ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए सेक्टर वाइज देखने हैं कि किस सेक्टर में कितने एनपीए आ रहे हैं और कौन सी एनबीएफसी या बैंकिंग शेयर्स हैं, जो बैंकिंग कंपनीज है जिन्होंने कम एनपीए रिपोर्ट किए हैं। बात वापस आते हैं अपन इंडसइंड बैंक पे। तो इनके प्रोविजंस इंक्रीज हुए क्योंकि इनके कुछ एनपीएस बढ़े कहीं किसी सेक्टर में। तो अब अपन देखेंगे कि किस सेक्टर में ज़्यादा बढ़े और इतना प्रोविजन किस वजह से इनको करना पड़ा। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अगर अपन देखेंगे तो 2.11% था इस क्वार्टर में, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में 2.02% थे। तो ग्रोस एनपीए कुछ परसेंट बढ़े। नेट एनपीए इनके 0.64% हो गए एज कम्पेयर टू 0.6%। अभी देखिए 0.6 से
6 से 0.64% बढ़े एनपीए। उसमें इतना चेंज आ गया कि इनकी जो प्रॉफिट है वो 40% डाउन हो गया। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में असेट क्वालिटी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर 1 रुपया कहीं पे डिफ़ॉल्ट होता है तो आपकी जो इक्विटी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, क्योंकि वो हाईली लीवरेज्ड बिजनेस है ये पूरा। जैसे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में क्या होता है कि जो हम जो भी कंपनी है, जो प्रमोटर्स है या इन्वेस्टर्स है, वो 20 रुपये लगा करके 80 रुपये का बाहर से मार्केट से पैसा उठा करके 100 रुपीज़ का लोन देते हैं। तो यहाँ पे खुद का पैसा बहुत कम होता है, बाहर का पैसा ज़्यादा होता है। अब बाहर का पैसा पहले आपको रीपे करना पड़ता है, तो वो जो इक्विटी में डेंट आता है वो इन्वेस्टर्स के लिए घातक होता है, आरओई उससे ख़राब होती है। अब हम देखेंगे इंडसिंड में एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है एनपीए में। तो इन्होंने एक चार्ट दिया था इंडसिंड बैंक ने कि कहाँ कहाँ कितने कितने % एनपीए है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है टू व्हीलर में 7.99% है इनका, और नेट नॉन परफॉर्मिंग 7.05, बहुत हाई है। 1% से ऊपर नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर होता है तो उस शेयर का ये मान के चलो कि उस कंपनी की हालत टाइट हो जाती है। कुछ क्वार्टर अगर रह गया तो 1% से ऊपर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर वो 15% से ज़्यादा लीवरेज दे दो, 10 टाइम से ज़्यादा लीवरेज दे दो। एलआईपी की अगर अपन बात करें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 3% का इनका ग्रोस एनपीए है, 3.14% का इनका नेट एनपीए है। कार्ड्स सेगमेंट में 3.31% और 3.07% का नेट एनपीए। माइक्रो फाइनेंस में 6.54% और 5.16% का ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए रेस्पेक्टिवली। तो ये 4 सेगमेंट है इनके जहाँ पे इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वार्टर में। इसकी वजह से इनको प्रोविजंस इंक्रीज करने पड़े, और प्रोविजंस इंक्रीज करने की वजह से इनके नेट जो प्रॉफिट है उसमें इतना बड़ा डेंट आया कि इनकी 40% नेट प्रॉफिट फॉल हो गया। अभी अगर अपन इसको देखें, कंज्यूमर बैंकिंग इज 55% ऑफ टोटल एडवांसेज। जितना इनका टोटल इन्होंने लोन दे रखा है उसमें से 55% कंज्यूमर बैंकिंग का सेगमेंट में आता है और 45% कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में आता है। अब कॉर्पोरेट में बड़े जो बोरोवर्स है वो होते हैं और कंज्यूमर में छोटे होते हैं। तो अगर इसको भी अपन फर्दर बाइफरकेट करें तो टू व्हीलर जो है, जहाँ पे ये जो चारों सेगमेंट है, टू व्हीलर, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार्ड्स और माइक्रो फाइनेंस, इन 4 जगह पे इनको प्रॉब्लम आई। माइक्रो फाइनेंस में आईडीएफसी को भी सेम माइक्रो फाइनेंस में इशू आया। तो ये चारों का अगर अपन एयूएम देखें तो कितने एयूएम में, मतलब कितनी असेट्स हैं इनकी जिसके अंदर इनको प्रॉब्लम है। तो टू व्हीलर जो है 1% इनके टोटल बुक का है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 3%, क्रेडिट कार्ड 3% और माइक्रो फाइनेंस 9%। अभी आप देखिए कि 16% इनका जो टोटल लोन है, मतलब 100 रुपये इन्होंने टोटल लोन दिया हुआ है सबको मिला करके, उसमें से 16 रुपये में इनको प्रॉब्लम दिख रही है अभी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम अगर आया है तो ये 1-2 क्वार्टर में सॉल्व नहीं होगा, ये हो सकता है लंबा चले। तो इसकी वजह से शेयर 20% डाउन हुआ। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बाई सेल का रिकमेंडेशन ना समझें इसको, अपने खुद के एनालिसिस करें और ये देखें कि क्या हुआ है और किस तरह से अपने को फर्दर, अगर अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की इन कंपनीज़ के अंदर जहाँ पे बैंकिंग या एनबीएफसी का सेक्टर होता है, तो अपने को किस तरह से देखना चाहिए। आगे चलते हैं पूनावाला फिनकॉर्प पे। पूनावाला फिनकॉर्प का जो रेवेन्यू है 645 करोड़ आया और पिछले क्वार्टर में ये 676 करोड़ था। थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डाउन हुआ, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज हुए। तो एक तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एक इनके प्रोविजंस इंक्रीज हुए। तो 2 प्रॉब्लम इनको आई पूनावाला फिनकॉर्प को। तो रेवेन्यू लगभग बराबर था, थोड़ा ऊपर नीचे था, बट इतना चलता है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने बोला कि 71 करोड़ का हमने एक्सपेंस किया है, जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है वो आगे जाके हमको बेनिफिट करेगा। चलो वो हम समझ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी में एक इन्वेस्टमेंट किया वो आगे जाके कंपनी को बेनिफिट करेगा। अभी इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट आया, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए या प्रॉफिट कम हो गया,
उस पर डेंट आया, लेकिन आगे जाके वो कंपनी को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके देगा या प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो अपन एक बार को उसको समझ सकते हैं। लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प में सबसे बड़ा जो क्रक्स है वो है 666 करोड़ का जो STPL का इनको डेंट आया है। वो STPL बैंकरप्ट हो गई, एक कंपनी थी पावर कंपनी जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही ऑपरेट करती है, और वो NCLT में जाके बैंकरप्ट हो जाती है, और उसमें इनको 666 करोड़ का एक डेंट आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे और बैलेंस शीट पे इनके जाता है सीधा। तो इसकी वजह से इस क्वार्टर में इनको 471 करोड़ का लॉस दिखाना पड़ा। मतलब आप देखिए कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 292 करोड़, मतलब लगभग 300 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। 300 करोड़ के प्रॉफिट से 471 करोड़ के लॉस पे आ गए सीधा सीधा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक रेस्पॉन्सिबल लेंडर जो होता है, मतलब अभी क्या होता है कि कंपनी शुरू हुई, लैंडिंग बिजनेस शुरू किया, अब वो 1-2 साल तक आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, उसकी प्रॉब्लम 2-3 साल बाद में आपको पता चलनी शुरू होगी कि अगर रेस्पॉन्सिबल लैंडिंग नहीं की है, जो जिसको मर्जी पड़े उसको लोन दे दिया है, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस में ऐसे तो देखा जाए तो 50,000 से कम के लोन होते हैं, फिर भी अभी जितने भी माइक्रो फाइनेंस में लैंडिंग करते हैं, IDFC हो, चाहे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो, चाहे से इंडसइंड बैंक की आप लोन बुक को देख लो, या पूनावाला फिनकॉर्प को देख लो, मतलब सबको माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज आ रहे हैं। और RBI ने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि माइक्रो फाइनेंस में क्या हो रहा है कि एक कस्टमर है, सभी उसी को चेंज कर रहे हैं। एक कस्टमर को 50,000 रुपये उसने भी दे दिया और 3-4 लेंडर्स ने दे दिया, तो उसको 1-1.5 लाख का हो गया। अब अगर वो इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली भी वो नहीं रीपे कर पाता है किसी भी लेंडर का, तो उसको कैस्केडिंग इम्पैक्ट में सारे एक साथ जाएंगे। तो इसलिए अभी माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज आ रहे हैं, और HDFC की भी एक रिपोर्ट आई है माइक्रो फाइनेंस पे, आप जरूर पढ़िएगा उसको। तो ये है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो पूनावाला फिनकॉर्प का इंक्रीज हुआ वो एक IT एक्सपेंस की वजह से हो रहा है, और इस क्वार्टर में भी 71 करोड़ का जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनका बढ़ के आया, तो 71 करोड़ का ये जो बता रहे हैं कि हमारा इसमें गया है IT एक्सपेंसेस में, तो वैसा है। अभी फिर से अगेन मैं 2 ही चीज़ों को रीइटरेट करूँगा, 2 ही चीज़ों को मैं वापस से फोकस करूँगा कि अगर आप कोई भी लैंडिंग बिजनेस देख रहे हैं तो आप 2 चीज़ें देखिए, असेट क्वालिटी और लाइबिलिटी मतलब कहाँ से पैसा उठाया है, किस रेट पे उठाया है, और किन को पैसा दे रहा है और कितनी रेट पे दे रहा है, दोनों को कंबाइंड करके देखेंगे तो आप एक अच्छे क्वालिटी के लेंडर को सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आपको अच्छा क्वालिटी का लेंडर मिल जाता है तो वो आपकी वेल्थ ज़रूर क्रिएट करके आपको देगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल, बाय।